नमस्कार सभी को। आज हम चैप्टर 13 क्लास 7th मैथ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आज हम डिस्कस करेंगे। इसी से रिलेटेड आपकी वर्कशीट आई है, वर्कशीट 18 एंड 19। आप ये देख रहे हैं लिखा हुआ है मास ऑफ अर्थ। जहाँ हम रहते हैं जिस प्लैनेट पे, अर्थ पे, उसका मास क्या है? 5970 ट्रिपल ज़ीरो 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 और केजी। ठीक है, कितना बड़ा नंबर है। तो कुछ नंबर ऐसे ही होते हैं। सभी प्लैनेट्स के जो मास हैं, प्लैनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है और हमारे और मून के बीच का जो डिस्टेंस है, जो भी हैं, जो डिस्टेंस हैं और मास हैं, वो जो होते हैं नंबर, वो बहुत बड़े होते हैं, जिनको लिखने में और पढ़ने में क्या होती है, जो आसान नहीं रहते हैं। तो उनको आसान बनाने के लिए, उस मास को और डिस्टेंस को सही से लिखने के लिए, बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट्स। इसीलिए हमारे मैथ्स में एक टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। ओके, देखते हैं, क्लियर करते हैं इसको, एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं। जैसे ये लिखा है 1 लाख। 1 लाख को अगर हम 10 के प्रोडक्ट में ब्रेक करें तो हमारे पास आएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। 5 टाइम्स क्या हुआ, 10 को मल्टीप्लाई किया। यस, उसको कैसे लिख सकते हैं हम? ये हमने 6 में सीख लिया है कि 10 अगर 5 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई है तो वो उसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 5। 10 के क्या पावर लगाई? 5 लगाई। अब हम देखेंगे कि ये है क्या। जो 10 है वो क्या है? बेस है। 10 जो है वो क्या है? बेस है। और 5 को हम बोलेंगे एक्सपोनेंट, जिसे हम पावर भी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो 5 यहाँ पे क्या है? पावर है। और इसे हम पावर एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। और ये जो फॉर्म है, जैसे ये लिखा गया, मैं लैक को हमने लिख दिया 10 रेज टू द पावर 5, इसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी। ओके, तो आप याद रखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं। यस, पावर की फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। जहाँ एक बेस होता है, एक्सपोनेंट होता है, ऐसी फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। अभी कुछ है यहाँ पे पावर, जिसे हम हर एक में हम ऐसे ही बोलेंगे। जैसे किसी भी नंबर की जो पावर अगर 2 है, ओके, एक्सपोनेंट 2 है, तो उसे हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर्ड। अगर 3 रेज टू द पावर 2 है तो हम बोलेंगे 3 स्क्वायर्ड। 10 रेज टू द पावर 2 है तो हम बोलेंगे 10 स्क्वायर्ड। ओके, या हम इससे बोल सकते हैं ए रेज टू द पावर 2। ऐसे हम इसको रीड करते हैं। इसको कैसे रीड करेंगे? ए रेज टू द पावर 3। और अगर 3 पावर है, एक्सपोनेंट 3 है, तो हम उसे ऐसे पढ़ सकते हैं ए क्यूब्ड। 4 टू रेज टू द पावर 3 है, 4 की पावर 3 है, तो हम उसे 4 क्यूब्ड पढ़ सकते हैं। क्यूब बोला जाता है जिसमें पावर 3 आ जाती है, जिसमें एक्सपोनेंट 3 आता है, उसे क्यूब्ड बोला जाता है। उसके बाद ए रेज टू द पावर 4 है, उसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं फोर्थ पावर ऑफ ए। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ 10 रेज टू द पावर 4, तो मैं इसको एक और तरीके से पढ़ सकती हूँ फोर्थ पावर ऑफ 10। ओके, उसके बाद जो हम थोड़ा सा रिकॉल करा रही हूँ मैं, वर्कशीट 18 का जो स्टार्टिंग में था एक्सपोनेंट्स का, उसमें बताया गया था कि जो पॉजिटिव नंबर ही नहीं, इंटीजर हमने पढ़े हैं, नेगेटिव नंबर की भी क्या होती हैं? पावर होती हैं। तो वहाँ हम देखेंगे अगर नेगेटिव नंबर की पावर है तो वो हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे उन्होंने बताया कि 1 की जो पावर है वो कितनी भी है, उसको हम जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर 1 रेज टू द पावर 1 लाख है तो भी 1 आएगा, 1 रेज टू द पावर 2 है तो भी 1 आएगा। 1 की जितनी भी हमारा पावर होती है, जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 ही आता है। अगर मान लो कि वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में हम देखेंगे कि अगर पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9, देन जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा? माइनस आएगा। मतलब 1 का तो 1 ही रहेगा, तो -1, 1 के केस में 1 -1 आ जाएगा। और अगर जो हमारा एक्सपोनेंट पावर हमारी इवन नंबर है, जैसे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। तो अगर किसी -1 की पावर इवन नंबर है तो 1 की कितनी भी पावर होती 1 ही आएगा। और अगर जो एक्सपोनेंट्स है वो अगर हमारा इवन नंबर है तो 1 जो है वो पॉजिटिव आएगा।
ओके, ऐसे ही हमारा और भी उसमें होता है और नंबर में, जैसे -3 रेज टू द पावर 2 है। इसका मतलब क्या है, -3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमने जाना है अपने मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स की, कि दो नेगेटिव नंबर जब जो प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो हमारा आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। ऐसे ही अगर पावर जो है वो ऑड है तो हम देखेंगे कि दो 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 ये जो मिलके पेयर मिल जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं। और में हमेशा पेयर नहीं बनेगा क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक हमारा स्पेयर में रह जाएगा नेगेटिव नंबर, तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे -2 रेज टू द पावर 5, तो -2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32। और ये हमने यहाँ किया है कि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस हमारा बच गया है तो ये माइनस प्रोडक्ट में लगेगा। अदरवाइज हम देखेंगे कि जो पावर अगर हमारी इवन है देन सारे पेयर बन जाएंगे माइनस माइनस प्लस के, तो वो पॉजिटिव आएगा हमारा आंसर। और अगर हमारी पावर एक्सपोनेंट हमारा ऑड नंबर है तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो है नेगेटिव आएगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं जो हमने 18 में किया था, वर्कशीट 18 में, कि एक्सप्रेस करना था किसी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो उसको हम कैसे करेंगे, 648 को ऐसे लिखेंगे, उसको फैक्टराइजेशन करेंगे। ये भी हमने 6 में कर लिया था। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हम जिस नंबर से वो क्योंकि इन्होंने प्राइम लिखा है तो प्राइम नंबर से हम उसको डिवाइड करते हुए चलेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 2 से हम देखेंगे, हाँ वो 2 से हो रहा है तो 2 से डिवाइड किया। 648 को आप अलग से डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करके यहाँ लिख सकते हैं कितना आ गया, 324 आ गया, 324। फिर हमें पता है कि यूनिट प्लेस पे जब तक इवन नंबर आता रहेगा वो 2 से डिवाइड होता रहेगा। फिर 2 से डिवाइड किया 162, फिर 2 से डिवाइड किया 81, फिर 81 जो है 1 आ गया यूनिट प्लेस पे। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 के बाद जो नंबर होता है प्राइम नंबर वो 3 होता है, 3 से करेंगे, 3 से नहीं हो रहा फिर 5 से करेंगे, 5 से नहीं हो रहा तो 7 से करेंगे, सारे प्राइम नंबर से करेंगे। 7 से नहीं हो रहा तो फिर 11 से करेंगे। ओके, अगर प्राइम करना, प्राइम फैक्टर लेने हैं तो फिर 3 से किया, फिर 3 से किया, फिर 3 से किया, फिर 3, जब यहाँ 1 आ गया तो हमने इसको छोड़ दिया। तो 648 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे जब हमने लिखा 648 को हमने 3 टाइम्स 2 आया और 4 टाइम्स हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, तो हम इसको लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 4। ठीक है, ऐसे लिखना था वो। फिर था सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे 7 रेज टू द पावर 2 लिखा है इंटू 2 रेज टू द पावर 2 लिखा है। सिंप्लीफाई का मतलब है उसको उसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको हटा दो, एक्सपोनेंट जो है पावर जो है उसको हटा दो। तो ये है 7 इंटू 7 इंटू ये है 2 इंटू 2, तो ये 49 आ गया, 2 2 ज़ा 4 आ गया और मल्टीप्लाई किया 196 आ गया। ओके, इस तरीके से हमें वो जो वर्कशीट थी 18 वो सॉल्व करनी थी। अब हम आ जाते हैं इनके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो पावर होती है, उनके भी कुछ रूल होते हैं। लॉज मतलब रूल होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि हम फटाफट अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और हमारा आंसर आ जाए। अब ये पहले हम देखते हैं, चेक करते हैं एग्जाम्पल एक। जैसे है 5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 रेज टू द पावर 2। इसका मतलब क्या है, 5 को कितनी बार 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर दिया। इसका मतलब क्या है, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर दिया। अब दोबारा से अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 5 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यस 6 टाइम्स, है ना। तो 5 रेज टू द पावर 6 हम इसको लिख देंगे। क्लियर। ऐसे ही है a रेज टू द पावर 2 इंटू ए रेज टू द पावर 3। कोई भी नंबर है, नंबर की जगह मैंने a ले लिया है, तो a रेज टू द पावर 2 को लिखेंगे a इंटू ए रेज टू द पावर 3 को लिखेंगे a इंटू ए। अब सारे मल्टीप्लाई में हैं तो a कितनी बार मल्टीप्लाई में हो गया, 1 2 3 4 5, a रेज टू द पावर 5, ये आंसर आ गया। ओके, यहाँ जब हम चेक करेंगे तो हमने देखा यहाँ 4 था और यहाँ 2 था पावर में, तो यहाँ पावर आ गई 6, यहाँ पावर में 2 था और यहाँ पावर में 3 था, तो यहाँ पावर आ गई 5। तो हम बार बार ऐसे ना करके हम डायरेक्ट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 6। इसका मतलब क्या है, अगर बेस सेम है, ये ध्यान में रखना है, बेस अगर सेम है हमारा
और प्रोडक्ट में हैं वो मल्टीप्लाई करने हैं, तो उनकी पावर जो है, एक्सपोनेंट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। हम बड़े इजीली फटाफट हम उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बता सकते हैं मल्टीप्लाई का। तो हमारा पहला रूल, हमारा पहला लॉस बन गया कि कोई भी दो बेस सेम है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10, यहाँ 15, यहाँ भी 15, यहाँ 5, यहाँ भी 5, बेस सेम होना चाहिए और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनकी पावर है, चाहे सेम है चाहे अलग अलग है, तो वो आंसर आएगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा, बेस वही आ जाएगा और पावर जो है वो प्लस होके हो जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ कि बेस सेम था 5, बेस वही आ गया और पावर मल्टीप्लाई में थे ये, तो पावर 4 + 2 6 हो गई, ये आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम जो लॉस है पहला एक्सपोनेंट्स का वो हमने देख लिया है। दूसरा आपका उसमें क्वेश्चन है, एक ये है 3^2 इंटू 3^4 इंटू 3^8, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि दो ही जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हुए, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन बेस जो है वो सेम होना चाहिए। इसका बेस भी 3 है, इसका बेस भी 3 है और इसका बेस भी क्या है, 3 है। ओके, तो अगर बेस 3 है तो हमारा आंसर आएगा, बेस वही आ जाएगा 3 और पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, यस प्लस हो जाएंगी। 2 और 4 6, 6 और 8 14, तो 3^14, ये आंसर आ गया हमारा डायरेक्ट, फटाफट में जो होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड वाला लॉ। सेकंड लॉज क्या कहलाता है, रूल इसका, जैसे हमने देखा 3^4 डिवाइड बाय 3^2। अब डिवाइड में हम अपॉन में लिख सकते हैं, पता है सबको कि बटे में लिख सकते हैं। यहाँ पे 3^4 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और हम डिवाइड कर रहे हैं 3^2 से, तो नीचे आएगा 3 इंटू 3। हमने कैंसिल करना सीखा है, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, है ना। 1 1 आ गया, क्या बचा, 3 इंटू 3 या 3^2। जब हम इसको देखते हैं यहाँ से तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमने देखा कि 4 में से 2 जो है वो क्या हो गया, माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये रूल बन गया कि अगर बेस सेम है, दोनों बेस एक जैसे होने चाहिए, अभी बताया मैंने, अगर अलग अलग है तो रूल नहीं लगेगा। अगर बेस सेम है और वो डिवाइड में है तो उनकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, दूसरा रूल। ठीक है, अगर बेस सेम थे और मल्टीप्लाई हो रहे थे तो पावर प्लस होगी, अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट लो है हमारा कि अगर हमारे पास ऐसा है कि दो पावर लगी, एक बेस में ये पावर लगी यहाँ पे और फिर एक ब्रैकेट लगा के एक बाहर पावर लगी, तो ब्रैकेट के अंदर पावर और ब्रैकेट के बाहर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। ठीक है, MN का मतलब है इकट्ठा लिखने का मतलब होता है, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर नंबर होंगे तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर वेरिएबल है तो हम इनको ऐसे ही लिखते हैं MN। यहाँ देखो 5^2 की जो पावर है बाहर वो 3 है, इसका मतलब ये जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ये 1 फिर मल्टीप्लाई, फिर ये 2 और फिर ये 3, क्योंकि पावर 3 थी ना यहाँ पे। ठीक है, और ये बार बार ये 3 टाइम्स लेना तो ले लिया मैंने। अब हमने अभी रूल फर्स्ट किया था, अगर बेस सेम है, ठीक है, तो और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 5 2 + 2 + 2 6। ठीक है, वही आ गया, या हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6। ओके, थर्ड रूल हो गया। फोर्थ हमारा रूल है कि अगर बेस अलग अलग हैं, अब आ गया बेस अलग हैं और पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, सेम है ना, दिख रहा है दोनों में m है, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा, हम इस जो बेस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर उस प्रोडक्ट पे वही आ जाएगी। जैसे पावर m थी, ये प्रोडक्ट गया और उसकी पावर m ही आ गई, है ना। यहाँ चेक करते हैं, 3^4 इंटू 5^4। तो हम क्या करेंगे इनकी, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, इसीलिए हम 3 और 5 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी r⁴ लगा देंगे। 3 5 = 15 हम इसको ऐसे ले सकते हैं। बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 9th में सेम टॉपिक है, सेम उन्होंने किया है, तो आप इसको अच्छे से करेंगे। और जो आपकी 13.1 है और आपकी 13.2 है उसको सॉल्व करेंगे वीडियो देखने के बाद। वर्कशीट में कुछ ही क्वेश्चन दिए हैं, वो उससे आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आपका 13.1 जो है बुक में, मैथ्स की बुक में, और 13.2 उन सबको सॉल्व करके भेजेंगे मेरे पास। अब आपका लास्ट जो हमारा रूल है वो है
कि अभी यहाँ पे क्या था, वो मल्टीप्लाई में थे तो प्रोडक्ट होके हमारी पावर लग रही थी एक्सपोनेंट, अब ये डिवाइड में है। एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है, पावर सेम है, लेकिन बेस जो है वो अलग अलग हैं और डिवाइड में है। तो हम इन बेस को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद पावर जो आ जाएगी, जो आंसर आएगा उसमें पावर एम ही आ जाएगी जो दोनों की थी। जैसे यहाँ है 5 रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 3, तो 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी पावर जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 लग गई यहाँ पे। ओके, अब एक क्वेश्चन दिया है वहाँ पे आपकी वर्कशीट में, 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर 0। मैंने आपको बताया, हमने पिछली वर्कशीट में भी मैंने ऑडियो में बताया था आपको कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, यस 1 होता है। चाहे 100 की पावर 0 है तो भी 1, अगर हम 2 की पावर 0 लेते हैं तो भी 1, 1 लाख की पावर अगर हम 0 लेते हैं तो भी 1। उनकी सबकी जितना भी बड़े से बड़ा कोई नंबर है या छोटे से छोटा, अगर उसकी पावर 0 है, एक्सपोनेंट 0 लगा हुआ है, तो उसकी ओवरऑल वैल्यू 1 ही रहेगी हमेशा, ऑलवेज। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो 2 रेज टू द पावर 0 क्या आ गया, 1, ये प्लस का साइन, 3 रेज टू द पावर 0 क्या आ गया, 1, ये प्लस का साइन, 4 रेज टू द पावर 0 क्या आ गया, 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया, आंसर आ गया 3। अभी ये जो हमने लो किए हैं ये हमको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए ये यूज़ करेंगे। और हम जैसे अभी डिस्कस किया था मास लिखने के लिए, प्लैनेट्स का डिस्टेंस लिखने के लिए उनके बीच में, तो भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये लॉज हैं वो वहाँ पे अपना यूज़ करेंगे। अब हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हैं पहले, सिंप्लीफाइंग एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। पहले सिंप्लीफाई करना है, जैसे हम कर सकते हैं, जो भी हम लॉ इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, पावर की फॉर्म में ही लिखना है। ओके, तो हम अपने लॉ यहाँ पे लगाते हैं, देखते हैं हम यहाँ पे, ये -4 है, ये भी -4 है, बेस सेम हो गया बच्चा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में है, जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो बेस एज इट इज़ आ जाता है, यूँ का यूँ, और जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, यस प्लस हो जाती है। यहाँ 100 है, यहाँ 20 है, तो 120। ये ध्यान रखना है कि पावर जो लगेगी, जैसे हमारा होता है, हमारा फेस होता है तो कान से ऊपर जो होती है ना, ऐसे ही नंबर का जो है वो हेड से ऊपर, नंबर का अगर हम एक हेड जान लें, महसूस करें, तो हेड के ऊपर ही पावर लगानी है, साथ में नहीं लिखनी है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बेस जो है वो -4 था, तो बेस वही आ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो इसकी पावर क्या हो गई, प्लस हो गई, ये हो गया। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही होता है जो पावर में हम लिखते हैं। हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब -4 को 120 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 7 रेज टू द पावर 13 डिवाइड बाई 7 रेज टू द पावर 10। फिर से बेस जो है वो सेम है, बेस सेम आ जाएगा 7, और क्योंकि ये डिवाइड में है तो पावर क्या आ जाएंगी, यस माइनस हो जाएंगी। 13 में से 10 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 3। आप सेम लिख सकते हैं फटाफट ऐसे, है ना। इसको क्वेश्चन को क्विक अपना सॉल्व करने के लिए और गलतियां कम हो तो ये लॉज हम अपने जो रूल हैं वो एक्सपोनेंट्स के यूज़ करते हैं। सेम टॉपिक 9th में है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके बहुत सारे टॉपिक हैं जो 9th में रिपीट होंगे, तो आपको ये क्लियर करते हुए चलना बच्चा। ओके, तो 13.1 और 13.2 साथ में ज़रूर करना है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैथ में जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ही आपकी कम है। यहाँ फिर से आ गया 7 रेज टू द पावर 15 और फिर हमारा रेज टू द पावर 2। एक ब्रैकेट के अंदर पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर। अभी बताया था लो क्या होगा, बेस वही रहेगा और ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। ओके, नेक्स्ट है -2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई -3 रेज टू द पावर 4। अब ये लास्ट वाला हमारा रूल जो था वो लगेगा। इसमें क्या है, इसमें एक्सपोनेंट सेम है, पावर सेम है, लेकिन बेस क्या है, अलग अलग है और वो मल्टीप्लाई में है। तो हम बेस को क्या करेंगे इसमें, यस मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, -3 से, और जो प्रोडक्ट आएगा उसकी पावर क्या आएगी, 4 ही आएगी जो सबकी थी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ा 6 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है प्रोडक्ट में, तो 6 रेज टू द पावर क्या आ गया, 4।
ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अगर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं बोलता है तो हम 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते और अपना आंसर दे देते। आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे जब तक आपको ये समझ नहीं आए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छांट के बिल्कुल सेलेक्ट करके वो आपको करा रहे हैं जो आपको नेक्स्ट क्लासेस में काम आएंगे, और इनके बिना आपका जो मैथ्स है वो आगे आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। तो यानी जो टॉपिक हैं वो आपको क्लियर करते हुए चलने हैं। और प्रैक्टिस के लिए अपनी एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 के जितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं वो कर लेने हैं प्रैक्टिस के लिए। और जितनी प्रैक्टिस मैथ्स की करोगे बच्चा, वो आपको आगे बिल्कुल आसानी रहेगी मैथ्स को समझने में, करने में, सॉल्व करने में क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।